तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 24% की कमी कर दी गई। यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 460 कम है तो मूल संख्या कितनी थी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पहले एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, फिर 24% की कमी कर दी गई। ठीक है, तो इससे जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 460 कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को पहले हम क्या करेंगे, इसे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई और भाग में 100। ठीक है, इससे पहले हम प्रतिशत में निकाल लेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। ठीक है, तो x की जगह पहले मैं लिख दूंगा कि 25% की वृद्धि हुई थी तो प्लस का 25, फिर 24% की कमी हुई है तो माइनस का 24। ठीक है, जहाँ पे कमी होगी वहाँ माइनस लगाना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पहले 25 लिखेंगे x की जगह पे और y की जगह पे -24 लिखेंगे और इसे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे 25 से काटूंगा 100 को तो 4 पे कटेगा और 4 से 24 को काटेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -5%। ठीक है, तो यानी कि 5% की कमी हो रही है संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5% तो प्रतिशत में कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि 460 की कमी हो रही है। ठीक है, तो 5% के सामने मैं लिख सकता हूँ कि 460 इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या होती है दोस्तों वो हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो देखिए 5% की वैल्यू यदि 460 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसको 20 से गुणा कर देंगे ताकि ये 100% में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 से गुणा करते कितना आ जाएगा, 100%। अगर मैंने इस तरफ 20 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी मैं 20 से गुणा जरूर करूंगा और इससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 46 दूनी कितना हो जाएगा, 92 और 2 जीरो लगा देंगे तो यानी कि मूल संख्या कितनी थी, 9200। तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 1968 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 18% की हानि होती है, तो उसे 2784 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब वो किसी वस्तु को 1968 रुपये में बेचता है तो 18% की हानि होती है। ठीक है, जब भी हमें लाभ या हानि प्रतिशत में दिया होगा तो आपको देखिए क्या करना होगा, जो क्रय मूल्य यानी सीपी होता है उसे हमेशा 100% मान लेना होगा। ठीक है, ये हमेशा 100% रहेगा। अब देखिए इस पे हमें 18% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी कि उसने 100% पे खरीदा और 18% की उसे हानि हुई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 82%। ठीक है, 100 में से हमने 18 को घटा दिया यानी कि उसने वस्तु को 82% पे बेचा है। ठीक है, अगर प्रतिशत में 82% है तो रुपयों में कितना दिया हुआ है, ये 1968 रुपये दिया हुआ है हमें सवाल में। ठीक है, कि उसने 1968 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 82% की वैल्यू लिख ली है और हमें क्रय मूल्य का पता लगाना है यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है और रुपयों में। अब इसे कैसे निकालेंगे, 82 को हटाने के लिए नीचे 82 से भाग कर देंगे। ठीक है, 100% बनाने के लिए 100 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ हम दूसरी तरफ भी करेंगे। 82 से हमने भाग किया है तो 82 से भाग करेंगे और गुणा किया है 100 से तो इस तरफ भी 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 82 से 82 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 100%। और इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे। पहले दोनों को 2 से काट देंगे ऊपर नीचे, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 41 आ जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर पहले 9 पे कटेगा, फिर 1 आएगा तो 8 पे कटेगा और फिर 4 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी दोनों को पहले मैंने 2 से काट लिया, अब 41 बचा है तो सीधा इसे 41 से काट लेते हैं। तो 41 दूनी कितना होगा, 82। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 16 बचेगा तो 164, फिर ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ रुपयों में बात हो रही है तो यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य हमारा आ चुका है, 2400 रुपये में उसे खरीदा गया था। अब बोल रहा है कि उसी वस्तु को जो 2400 की खरीदी गई है उसे 2784 रुपये में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो यानी कि अब उसे 2784 रुपये में बेचना है तो कितने का लाभ होगा, इसको घटा के देख लेंगे। 2700 में से 2400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 384 रुपये का लाभ होगा। ठीक है,
लेकिन ये हमें प्रतिशत में बताना है, प्रॉफिट का प्रतिशत बताना है। तो देखिए यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 384 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 2400 पे, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से इसे भाग करेंगे और गुणा कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दी। अब इसे 24 से काट लेते हैं, ठीक है। तो पहले 1 पे कटेगा, 24 एकम 24, और फिर 14 बचेगा कैरी, तो कितना हो जाएगा 144। तो ये 6 पे कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 16% का उसे लाभ होगा यदि वो वस्तु को 2784 रुपये में बेचता है। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक धनराशि पहले दोगुनी हो जाती है और पूछ रहा है 16 गुना कितने समय में होगी, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि वो दोगुनी हो रही है और 16 गुनी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब ये दोगुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे फिर ये भी दोगुना हो जाएगा तो इसका दोगुना कितना होता है, 4 हो जाता है। और फिर 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को फिर दोगुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको तब तक करते जाना है जो आपसे सवाल में पूछा नहीं गया, तब तक आपको इसको दोगुना करते जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब समय की बात कर लेते हैं कि उसे 8 वर्ष का समय लगा दोगुना होने में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले मैं इसके ऊपर ये लाइन लगा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये। देखिए यहाँ पे 1 से दोगुना होने में 8 वर्ष का समय लगा, फिर 2 से 4 होने में फिर 8 वर्ष का समय, फिर इस तरीके से आपको 8-8 करके लिखते जाना है, ठीक है। तो 16 गुना होने में उसे 4 बार 8-8 वर्ष का समय लगा। तो चारों को जमा कर दीजिए, ठीक है। 8 और 8 16, और 16 और 8 24, और 8 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 32 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 16 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें MDH फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए M1 D1 और H1 ये किसके बराबर होगा, M2 D2 और H2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हमने क्यों किया, M की जगह पे हमें आदमियों की संख्या लिखनी होगी, और H का मतलब होगा आवर, तो यानी घंटों की संख्या, और D मतलब दिनों की संख्या। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे M1 की जगह मैं 16 लिख दूंगा। 16 आदमी कार्य कर रहे हैं, कितने दिन में कार्य पूरा हो रहा है, 14 दिन में हो रहा है, ठीक है। कितने घंटे रोज काम हो रहा है, 10 घंटे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 20 आदमी 8 दिन कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे M2 की जगह 20 लिख देंगे, और दिनों की संख्या 8 दी हुई है, ठीक है। और घंटों की संख्या हमें बतानी है, तो इसको हम H2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं से इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 16 को काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 14 बच गया। तो ये हमारी H2 की वैल्यू आ गई, यानी कि उन्हें 14 घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 355 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 355 मीटर लंबी सुरंग को पार करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चाल हमें दी हुई है, यानी कि स्पीड हमें दी हुई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूरी जो उसे तय करनी है, जब भी ऐसा सवाल आएगा कि 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 355 मीटर लंबी सुरंग पार करनी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आपको दोनों को जमा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 170 तो उसकी अपनी लंबाई है, और सुरंग की लंबाई कितनी है, 355, ठीक है। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो दूरी हमें पता लग जाएगी, यह आएगा 525 मीटर, यानी कुल दूरी उसे 525 मीटर की तय करनी है। और समय यानी टाइम वो कितना होगा, वो हमें इस सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों में से 2 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और तीसरी आपसे निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ पे देखिए चाल बराबर है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, ठीक है, समय निकालना है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा और जो यहाँ पे स्पीड है उसको नीचे भाग में भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हम डाल देंगे तो देखिए समय आ जाएगा इससे। देखिए यहाँ पे दूरी हमें कितनी दी हुई है, 525 दी हुई है, ठीक है। और चाल कितनी है, 45 की चाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे हमें पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे ही से 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और नीचे बटे में जो 18 आएगा उसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे 18 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों 9 से कट रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 पे कटेगा 9 से और ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 पंजे कितना होगा 25, तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ, ठीक है। 25 को मैंने काट दिया तो ऊपर मैं 25 से काट दूंगा, ठीक है। तो 25 दूनी 50 होता है, फिर 2 बचेगा तो ये 1 पे कटेगा, ठीक है। तो यानी ऊपर 21 आ चुका है और 21 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम समय निकाल रहे थे तो ये सेकंड में उत्तर आएगा कि 42 सेकंड में वो उसे पार कर लेगी। तो देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।